गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपको मेरी साउंड सुनाई दे रही होगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था सेंटर ऑफ मास, और हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा था, और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे जिन पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड कर रही थी, है ना। और हमने लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का जो चेंज था वो जीरो था। उसकी हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंटर ऑफ मास ही पूछी जाए क्वेश्चन में, लेकिन आप सेंटर ऑफ मास का यूज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक कटा हुआ पार्ट या फिर एक कटिंग बॉडी का सेंटर ऑफ कैसे निकाला जाएगा। तो कटिंग बॉडी मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक बॉडी, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, एक रेंडम कोई बॉडी लेते हैं। ये मान लीजिए कोई बॉडी है ना। ये क्या है? बॉडी। अगर ये बॉडी है, बॉडी में से एक हिस्सा काट के निकाल दिया जाए। मान लीजिए आपने एक हिस्सा काट के निकाल दिया, इतने से पार्ट को आपने निकाल दिया, तो ये बॉडी कैसा दिखाई देगा? ये बॉडी दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये बॉडी कुछ दिखाई देगा इस तरीके से। इसको बोलेंगे कटिंग पार्ट। क्या बोलेंगे इसको? कटिंग पार्ट। तो एक बॉडी था, बॉडी में से कुछ पार्ट आपने निकाल दिया, तो ये कटिंग पार्ट। तो ऐसा करने से क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा। देखते हैं किस तरीके से होगा। तो पहले देखते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा तो किस फार्मूले से निकलेगा। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया सेंटर ऑफ मास, बार बार कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर कटिंग पार्ट के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट फार्मूले पे जाएंगे और फार्मूला लिखेंगे कटिंग पार्ट का। मान लीजिए इसकी एरिया है, जो बॉडी का है, इसका है एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसका सेंटर ऑफ मास है X1, इसका सेंटर ऑफ मास है Y1। एक बार डिस्कस लिख सकते हैं। ये हो गया A1 क्या है? A है आपका एरिया। सिमिलरली ये X2, ये Y2, ये Z2। ये क्या होगा? X1, Y1, Z1, है ना। तो ये X1, Y1, Z1 क्या है? ये है सेंटर ऑफ मास। ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट को नाम दे सकते हैं हम लोग। इसको नाम दे देते हैं हम, इसको क्या नाम दे? इसको नाम देते हैं P। मान लीजिए P नाम दे देते हैं इसको। फर्स्ट वाली बॉडी को नाम देते हैं Q, और जो हमने जिस पार्ट को हमने कट किया है उसको नाम देते हैं Q, है ना। तो हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट P। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट Q, है ना, ऑब्जेक्ट Q। तो पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर क्वेश्चन पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे या वो फार्मूले भी समझ में आते जाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी। तो फार्मूला ये होता है कि अगर कटिंग बॉडी है, कटिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला होगा एक्स सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होगा M1 X1 माइनस M2 X2 अपॉन
m1 माइनस m2। हमने जब स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम वहाँ पे ऐड करते थे m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, हम ऐड करते थे। यहाँ पे क्या होगा, आपने एक बॉडी में से एक पार्ट निकाल लिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। आपने एक बॉडी में से एक पार्ट को निकाल लिया, ये निकाला गया बॉडी है, निकाला गया पार्ट है ना, निकाला गया पार्ट है, तो इसको बोलेंगे माइनस करेंगे। वाई सेंटर ऑफ मास हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2। अगर हम इस फार्मूले को एक्सेलरेशन के एरिया के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। ये निकल गया सेंटर ऑफ मास। अगर आप जेड सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला भी सेम आप इसी मैनर में आप लिखेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे जो P है, P बॉडी है, P रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी। Q रिप्रेजेंट करेगा आपका कटिंग पार्ट ऑफ बॉडी, कटिंग पार्ट ऑफ बॉडी। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। आप इतने से पार्ट को निकाल लेंगे तो जो दिखाई देगा वो ओरिजिनल डायग्राम रहेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पर इसका कॉन्सेप्ट आप लिख लेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट में बेस्ड एक क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक्सिस है और एक्सिस के ही ये एक्सिस मान लीजिए, इस एक्सिस का नाम क्या रहेगा, एक्स मान लीजिए, इस एक्सिस का नाम क्या रहेगा, वाई, है ना। तो अगर हम एक सर्कल बनाएं, एक स्फेयर बनाएं, स्फेयर, है ना, स्फेयर बनाएं या फिर सर्कल मान लीजिए, सर्कल बनाएंगे तो क्या होगा, एक
ये मान लीजिए हमारे पास सर्कल है और सर्कल का रेडियस आपको दिया गया 2r के बराबर। सर्कल का रेडियस कितना है 2r। सर्कल का रेडियस है 2r और आपने इस सर्कल से एक और सर्कल का पार्ट आपने निकाल दिया। ये मान लीजिए एक और सर्कल है, आपने एक सर्कल का पार्ट निकाल दिया, मतलब ये मान लीजिए इतना सा सर्कल है, ये मान लीजिए एक और दूसरा सर्कल है, आपने इसका पार्ट निकाल दिया। इसका इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा इसका r/2, इसका रेडियस होगा r/2, है ना। और ऊपर वाला जो सरफेस था सर्कल के फॉर्म में उसका रेडियस 2r। तो अगर आप इतने से पार्ट को निकाल देंगे, इतने से सर्कल को निकाल देंगे, तो आपको बताना है सेंटर ऑफ मास क्या कहाँ होगा। सो फाइंड आउट दिस सिस्टम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास CM। तो ये वाला पार्ट क्या निकला हुआ पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है आपका सॉलिड है, तो ये पार्ट जो है आपने निकाल दिया। तो ये कटिंग बॉडी का ये क्वेश्चन है ये। तो कटिंग बॉडी में आप देखेंगे कि अगर एक कंप्लीट सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, हमें पता है πr² होता है ना। तो अगर हम इसके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पे जाएं तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। हमने पढ़ा है कि अगर एक सिमेट्रिक बॉडी है, अगर एक सिमेट्रिक डायग्राम है, तो सिमेट्रिक डायग्राम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मतलब इस डायग्राम को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे दो पार्ट में, अगर इसे सॉल्यूशन की ओर जाएं तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे दो पार्ट, पहला पार्ट बनाएंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे x y, ये y है, ये y है आपका, है ना। तो पहला क्या बनाएंगे, पहले कंप्लीट सिस्टम बनाएंगे, कंप्लीट जो बड़ा सा ये जिसका रेडियस है 2r। तो ये पहले क्या था, कंप्लीट था, पहले कंप्लीट था, है ना। ऐसा इसमें कोई कटिंग पार्ट नहीं था। आपने क्या किया, इस कटिंग में आपने एक छोटे से पार्ट को निकाल दिया। तो निकाल दिया, कितना को निकाला, माइनस किया आपने माइनस किया, एक छोटे से पार्ट को आपने निकाला, ये x एक्सिस ये y एक्सिस आपने निकाला एक छोटे से पार्ट को, जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 2r के बराबर, r/2 के बराबर, जिसका रेडियस है r/2 के बराबर। अगर रेडियस r/2 है, आपने क्या किया, आपने इसमें से इतने से पार्ट को आपने निकाल दिया, इतने से पार्ट को निकाल दिया। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे पहले देखिए इसका, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पे। अगर इसके सेंटर पे है तो इसका जो बॉडी 1 है, इसको बोलेंगे बॉडी 1 या फिर ये इसको मान सकते हैं ये हमारा बॉडी P है। जो हमने स्टैंडर्ड डायग्राम से अगर कंपेरिजन करें तो ये है हमारा बॉडी P, इसको बोलेंगे बॉडी P, हमने बॉडी P नाम दिया था। और कटिंग वाले पार्ट को हमने नाम दिया था Q, इसको बोल सकते हैं बॉडी Q, है ना। तो अगर बॉडी P का सेंटर ऑफ मास लिखिए आप, तो सेंटर ऑफ मास मतलब CM ऑफ बॉडी P आप लिख सकते हैं कहाँ पे होगा, 0,0, क्यों, क्योंकि सेंटर पे होगा, सिमेट्रिक है। और अगर हम सेंटर ऑफ मास लिखें बॉडी P का Q का, तो आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी Q। अब बॉडी Q का कहाँ पे होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो बॉडी Q है ना, वो भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है y एक्सिस में नीचे की ओर है। उसकी पोजीशन कहाँ है, y एक्सिस में नीचे की ओर है। अगर उसकी पोजीशन y एक्सिस में नीचे की ओर है तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर पे होगा, लेकिन सेंटर कहाँ पे, उसका सेंटर होगा उसका x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस नीचे। इसको हम कैसे पता करेंगे कितना डिस्टेंस है, देखिए अगर ये पॉइंट इसका सेंटर y एक्सिस पे है, इसका मतलब y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना होता है, 0। तो इसका जो सेंटर होगा, इसको हम नाम दे सकते हैं C2, इसका नाम होगा C1 सेंटर, इसका नाम क्या होगा, सेंटर का नाम C2, इसके सेंटर का नाम होगा C2, है ना। यहाँ के सेंटर का नाम होगा C1, इसके सेंटर का नाम होगा C2, जैसे ये C1 और ये C2, है ना। तो C2 का ये हम पॉइंट लिख रहे हैं, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो अगर आप देखें तो अगर इसका रेडियस r/2 है तो इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर होगा r के बराबर,
तो अगर ये आर है और टोटल रेडियस कितना है 2r, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा आर के बराबर, है ना, बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा आर के बराबर। तो इसका आएगा आंसर ये, अगर ये आर है, देखो अगर ये आर है, अगर आपको पता है ये वाला डिस्टेंस आर के बराबर है और इसकी रेडियस कितनी है r/2, तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्टेंस 3r/2। क्या मिलेगा 3r/2। लेकिन ये y एक्सिस में नीचे की ओर है तो हम इसको लिखते हैं माइनस, है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने सेंटर कैसे निकाला। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी हमने इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है, दोनों का पोजीशन निकाल लिया है, दोनों का लोकेशन निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब एरिया निकालेंगे। एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो हमने फार्मूला पढ़ा था उस फार्मूले में क्या था, A1 एरिया और A2 एरिया, तो दोनों का एरिया निकालना होगा। तो एरिया क्या होगा सर्कल का, अगर एक सर्कल ही है इसको मान सकते हैं सर्कल, सर्कल, या फिर आप इसको मान सकते हैं इसको मान लीजिए, आप सर्कल मत मानिए, इसको मानिए आप स्फीयर मानिए, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसको मानिए सॉलिड स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर। तो अगर इसको सॉलिड स्फीयर मानेंगे जिसमें से, तो सॉलिड स्फीयर का एरिया कितना होगा, एरिया होगा 4πr² के बराबर, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पी बॉडी का, इसको इसका एरिया क्या होगा A1, इसको मानेंगे A1, और A1 कितना होगा आपका 4πr², 4 रेडियस कितना है इसका 2r का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा आपका, अब आंसर आएगा 16πr², राइट। अगर हम निकालें एरिया ऑफ क्यू, निकालें क्यू बॉडी का एरिया ऑफ क्यू बॉडी, तो पाएंगे A2 इक्वल टू 4 अब इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r/2, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे आप, r/2 का स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आएगा, r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, आंसर आएगा πr², है ना। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा πr²। तो अभी हमने क्या किया है, हमने इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाला है, इंडिविजुअल बॉडी का हमने एरिया निकाल लिया है और हमें इसका मास पता है ना। तो आप जो हमने फार्मूला पढ़ा था उस फार्मूले में पुट करके इस जो ओरिजिनल बॉडी है जो क्वेश्चन में दी गई थी उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हमने लिखा था वाई सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लिखा था, अभी भी लिखा हुआ है A1। तो A1 का एरिया कितना होगा, A1 होगा ये वाला, ये बॉडी का A1 होगा, इसका होगा एरिया A1, इसका होगा एरिया A2, है ना। तो A1 का एरिया कितना होगा, A1 का एरिया होगा आपका, हमने निकाला एरिया, हमने एरिया कितना निकाला है, हमने निकाला एरिया आपका 16πr², तो आप लिख सकते हैं 16πr²। इसका y1 कितना है, इसका y1 है 0, हमने y1 निकाला 0, माइनस का माइनस A2 के लिए कितना है πr², राइट। y2 कितना है इसका, y2 हमने निकाला है, कितना निकाला है -3r/2, हमने निकाला है -3r/2 अपॉन A1 - A2 16πr² -πr²। अगर इसको सॉल्व करेगा आंसर आएगा हमारा, आंसर आएगा ये तो 0 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर कितना आएगा 3πr की पावर आएगा आपका 3πr की पावर आएगा 3/2 अपॉन नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा 16 में 1 घटेगा 15πr²। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 और 15 भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ये r² भी कैंसिल होगा, तो बचेगा r/30, r/30 30 नहीं, ये तो 5 हो जाएगा, देखिए 3 कम 3 3 5 जा 15, आंसर आएगा r/10 के बराबर आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपका सेंटर वाई सेंटर ऑफ मास आ रहा है r/10, है ना। इसका वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है r/10 के बराबर। जैसे हमने वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है वैसे ही हम निकालेंगे इसका एक्स सेंटर ऑफ मास। एक बार चेक कर लेते हैं इसको फिर से वापस।
ये कटा है ना, ये कटा है, कटा है तब पहुँचाया वहाँ पे। ये पाइप भी कटा है, ये पाइप भी कटेगा, ये भी कटेगा। आंसर कितना आएगा? आर ऊपर में आएगा R/2 और नीचे में आएगा, नीचे में 5 बचेगा तो R/10 आएगा। हमारा सही है ना। अगर हम इसको अगर हम एक्स सेंटर ऑफ मास निकालें, एक्स सेंटर मास निकालें तो आप एक्स सेंटर मास भी सेम फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू A1 x1। तो A1 की वैल्यू कितनी है? A1 हमने निकाला है 16 पाई आर स्क्वायर। x1 कितना है? 0। A2 कितना है आपका? A2 होगा आपका 50 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू आप लिखेंगे इंटू, ये मिस्टेक हुआ लग रहा है, कहाँ मिस्टेक हुआ है? यहाँ मिस्टेक हुआ है, देखिए A1 A2 4 पाई आर स्क्वायर नहीं सही है, ठीक है। तो हमने लिखा A1 स्क्वायर A1 इंटू x1, A1 इंटू x1 माइनस x2 इंटू A2। तो ये हुआ आपका A2 कितना है? क्यू बॉडी का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू x2 कितना होगा उसका? 0। अगर 0 हो गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 16 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब नीचे वाला देखो, अगर ऊपर में अगर 0 हो गया तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? आंसर 0। मतलब जो हमको क्वेश्चन में दी गई थी बॉडी, उसका आर सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? आर सेंटर ऑफ मास एक्स सेंटर मास 0 आ चुके हैं, वाई हमने निकाला है R/10 और जेड अगर नहीं पता है तो 0 लिख देंगे 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो 0, R/10, 0। तो अगर मैं इसको मिटाऊँ, एक नए हेडिंग की ओर अगर हम बढ़े तो हम लिखेंगे अगला हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो लॉ है ये बताती है कि जब भी किसी बॉडी पे या सिस्टम पे टोटल या नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो, टोटल या नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो, तो उसकी जो मोमेंटम है वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव होती है मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना, नहीं आप क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो कंजर्वेटिव मतलब स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। तो हम लिखेंगे इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम और बॉडी
on a system or body is equal to 0, then the linear momentum of system, then the linear momentum of system remain constant. अब इसका मीनिंग क्या है, ये तो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये हम देखते हैं इसका मीनिंग, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम जो सेकंड लॉ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो इक्वल होता है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। हमने पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन में, है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है। तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को ये माने कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन फोर्स के लगने के बावजूद जो टोटल फोर्स है या फिर नेट फोर्स है वो 0 के बराबर है। अगर आप उसको 0 के बराबर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं dp का वैल्यू आ जाएगा 0। dp का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। dp का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, P2 माइनस P1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया कि P2 इक्वल टू P1, या फिर इसको मोमेंटम क्या होती है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होता तभी तो इसका चेंज 0 आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तभी तो इसका चेंज 0 होगा, है ना। तो ये एक थ्योरम होता है जो बोलती है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी सिस्टम पे 0 है तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्वेटिव होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। तो देखते हैं इस थ्योरम का यूज हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं, है ना, क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ये हुआ हमारे पास कि एक बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक बॉडी है जिसका मास है 4m के बराबर। ये मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी का मास है 4m के बराबर और एक सरफेस पे रखा गया है, सरफेस का म्यू 0 है। तो म्यू 0 होने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सरफेस का म्यू 0 होने का मतलब क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसको बोलेंगे फ्रिक्शनलेस सरफेस। और अगर ये बॉडी है, ये ब्रेक होके क्या होता है, हम क्वेश्चन की फॉर्म लिखते हैं इसको, व्हेन द गिवन बॉडी of mass 4m is suddenly braked into two parts in the ratio of in the mass ratio of 1:3 if bigger mass after the breakdown goes with speed of 12 meter per second in negative y direction, then the smaller part will go in which direction, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ आपको, जो हमने इतनी लंबी लाइनें लिखी हैं, इसको अगर हम शॉर्ट में समझाएं
इसको अगर हम शॉर्ट में समझाएं तो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक मास है ना, एक मास है हमारे पास जिसका टोटल मास है 4m के बराबर। इसका टोटल मास है 4m के बराबर। ओके, सो हमारे पास एक मास है 4m के बराबर जिसका मास है टोटल मास। अगर उसका टोटल मास 4m के बराबर है तो क्या होता है, कुछ भी उसके इंटरनली में कुछ होता होगा, होने के बाद वो अचानक से सडनली दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाता है। कितने पार्ट में? दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने के बाद आपको दिया गया है कि जो दो अलग अलग पार्ट बनेंगे उनका आपको मास का रेशियो दिया है। उनका मास का रेशियो है आपका 1:3। मतलब एक मास अगर m होगा तो दूसरा मास 3m होगा। अगर एक मास 1 किलोग्राम होगा तो दूसरा मास 3 किलोग्राम होगा। कुछ इस टाइप का आपको दिया है। और दिया है कि अगर एक टुकड़ा कि नेगेटिव y डायरेक्शन में जाता है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जो सेकेंड टुकड़ा है वो किधर जाएगा और किस स्पीड से जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है ना। तो हम इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करेंगे? हम जानते हैं कि अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसकी लीनियर मोमेंटम क्या होती है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब चेंज इन मोमेंटम 0। तो अगर चेंज इन मोमेंटम 0 है आपका तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इक्वल। तो हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और दोनों के मोमेंटम को इक्वल करते हैं। देखते हैं क्या यही कॉन्सेप्ट इसका आंसर निकाल पाएगा। तो कभी भी किसी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में अगर 0 है तो आप मान सकते हैं कि उसका मोमेंटम 0 होगा, मोमेंटम भी कंजर्वेटिव होगा। मतलब यहाँ पे देखो हमने लिखा है फ्रिक्शनलेस सरफेस। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन होता तो विद्युत पार्ट में टूटता तो फ्रिक्शन फोर्स लगता, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स आपने मान लिया 0। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स आपने मान लिया 0, अगर आप ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा होगा, तो आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर ही एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, लेकिन अगर आप उस बॉडी को देखो तो बॉडी ऐसा कुछ होगा। बॉडी अगर एबीडी बनाए, अगर बॉडी का मास 4m है तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा 4m g के बराबर, मतलब 4m g के बराबर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। लेकिन आपको पता है ये अपने वेट से ग्राउंड को पुश भी करेगा, प्रेस भी करेगा, है ना, प्रेशर भी लगाएगा। तो ग्राउंड भी इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। अब देखो रिएक्शन फोर्स एक साइड लग रहा है ऊपर की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। तो अगर ये दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल हैं तो बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। तो अगर यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या होगा? कंजर्वेटिव, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और ये दोनों बराबर होगा। तो देखते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। पहले बॉडी कैसा है? स्टार्टिंग में बॉडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बॉडी मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि उसकी स्पीड 0। हम ये मानेंगे कि उसकी स्पीड होगी 0। तो अगर 0 माने तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना होगा उसका? 4m। वेलोसिटी कितना है? 0 इक्वल टू फाइनल। फाइनल में जब वो ब्रेक डाउन हो गया दो पार्ट में तो एक पार्ट का मास कितना हो गया? मान लो अगर एक पार्ट का मास आप मान लेंगे m, आपको पता है कि उनका जो मास होगा, मास m1 और m2, इनका रेशियो क्या होगा? उनका मास का रेशियो है 1:3, आपको क्वेश्चन में दिया है। आपको ये भी पता है कि m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना होगा? 4m के बराबर, क्योंकि दोनों मास के टुकड़े जो बड़े वाले डायग्राम के ही तो पार्ट हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा अपने को? टोटल मास मिलेगा 4m के बराबर। इसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये 4m है तो m1 की वैल्यू अगर m रख दें तो ये क्या होगा? 3m। तो कितना मिलकर हो जाएगा? 4m। मतलब अगर मैं इसको m बोल दूं तो ये 3m हो जाएगा, राइट। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो छोटा टुकड़ा होगा उसका मास होगा m, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हमें हमको यही निकालना है। तो मोमेंटम में जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? वेक्टर। हम उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस m2 का जो बड़ा वाला बिगर पार्ट है
उसका मास कितना होगा 3m, है ना, इनटू वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है इसकी v1 तो इसकी v2, राइट। हमने क्या किया है, हमने लिखा है m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू हमने ये लिखा है। तो m1 की वैल्यू है m, m2 की वैल्यू है 3m, v1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमने v1 लिख दिया। v2 की वैल्यू हमें पता है, कितना है v2 की वैल्यू, तो हम लिखेंगे m1 v1 वेक्टर प्लस 3m, v2 की वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 12 जे कैप। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने लिखा है कि उसकी स्पीड है 12, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो वर्टिकल नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, मतलब उसकी स्पीड को लिखेंगे -12 जे। तो आंसर आएगा आपका, एक साइड हो गया 0, इधर आएगा m, कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या v1 वेक्टर, गुणा करेंगे तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा -36, है ना, जे कैप का जे कैप, राइट। तो हमारे पास v1 की वैल्यू यहाँ पे आया, v1 की वैल्यू आया 36 जे कैप के बराबर। मतलब ये जो दो पार्ट में ब्रेक होगा, पहला पार्ट जो होगा, देखो ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक पार्ट गया नीचे, एक पार्ट गया नीचे और एक पार्ट गया ऊपर। तो दोनों दो पार्ट में कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होंगे। तो ये थ्योरम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। इतना आप लिख लेंगे इतना। इसके बाद हम बढ़ते हैं रोटेशनल मोशन की ओर। तो रोटेशनल मोशन में हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। रोटेशनल मोशन, द मोशन in which particle or an object is rotating, is revolving or rotating with respect to any axis, with respect to any एक्सिस, है ना, इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। अगर इसे डायग्राम बनाया जाए, ये मान लीजिए
एक रैंडमली डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रैंडमली कोई ऑब्जेक्ट है, रैंडमली कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाया है ये एक्सिस है, मान लीजिए ये क्या है, एक्सिस, हमने इसको नाम दिया एक्सिस। क्या नाम दिया हमने, एक्सिस। अब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका भी एक मास होगा, और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस तरीके से रोटेट हो रहा है। देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इसके रोटेशन को ही जो मोशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन, है ना। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर ये घूम रहा है तो किसी एक डायरेक्शन में घूम रहा होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, क्योंकि हम अभी केवल समझ रहे हैं इसको। तो ये मानेंगे कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज। तो किस स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर उसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा, है ना, ओमेगा। तो अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो अगर आप देखें ये जो बॉडी है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल m1 है, अगर यहाँ पार्टिकल m1 है तो इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, r1। अगर कोई एक पार्टिकल m2 है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस कितना होगा, r2। सिमिलरली कोई और पार्टिकल है m3, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, r3, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एंगुलर स्पीड है, जिस स्पीड से घूम रहा है ना, जिस स्पीड से घूम रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो आप बोलेंगे कि जो पार्टिकल में भी एक स्पीड होगा। देखो जैसे आप बस में बैठते हैं, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था, जब आप बस में बैठते हैं तो बस चलती है, आप नहीं चलते हैं। लेकिन अगर एक बाहरी आदमी आपको देखे तो वो बोलेगा कि आप भी चल रहे हो, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से आपने बैठा बस में, बस चलने लगी तो बस की स्पीड चल रही है, बस चल रही है, आप नहीं चल रहे हैं। लेकिन आप बस में बैठे हैं तो बाहर का कोई आदमी देखे आपको तो आप भी अपनी पोजीशन चेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब अगर उसको नहीं पता है कि आप नहीं चल रहे हैं तो वो बोलेगा कि आप चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब जब एक बॉडी घूमती है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जिस पार्टिकल से वो मिलकर बनता है वो भी घूमते हैं, है ना, वो भी घूमते हैं। तो घूमते हैं मतलब उनके पास एक स्पीड होती है। तो अगर उस स्पीड को हम बोले, ये तो स्पीड होगी एंगुलर स्पीड, रोटेशनल स्पीड, तो जो स्पीड होगी उनकी स्पीड घूम रहे हैं तो स्पीड होगी v इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर। तो अगर m1 है तो ये v1, r1 है तो r1, ओमेगा टू ओमेगा, स्पीड तो सबकी सेम होगी ना, सब घूम रहे हैं, सबकी स्पीड सेम होगी। सिमिलरली m2 तो v2 इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा, सिमिलरली v3 इक्वल टू r3 इंटू ओमेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो v है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, या फिर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। हम यहाँ से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। मतलब जो ये v वेलोसिटी होती है वो r ओमेगा होता है। पहला चीज कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो r ओमेगा बराबर है। r क्या होता है, r होता है डिस्टेंस, है ना, जो आपको डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। हम इस टर्म को लिख लेंगे, क्या है, सिमिलरली ए होता है आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को बोलेंगे r इंटू अल्फा, है ना। एक टर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब ये घूमेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से अगर ये रोटेशनल मोशन है तो हम इसको बोलेंगे हाफ जी, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा का स्क्वायर। आई क्या होगा आपका, अब जो ये टर्म हमने लिखे हैं इसको लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं कि ये टर्म है क्या एक्चुअल में। जैसे कि ओमेगा, आपका ओमेगा होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ये। वैसे ही होगा ए क्या होगा आपका, ए होगा आपका एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन बोल सकते, लीनियर एक्सेलरेशन। वैसे ही आर क्या होगा, आर तो आपका डिस्टेंस है, आर क्या है आपका डिस्टेंस। और आपका आई क्या है, आपका आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद और क्या बचा, और बचा आपका ओमेगा हो गया, आर हो गया, वी, वी बचा। वी क्या होगा आपका लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे, तो लीनियर वेलोसिटी, है ना। एक होता है एंगुलर स्पीड, जिस स्पीड से वो गोल गोल घूम रहा है, एंगुलर स्पीड। एक होगा लीनियर वेलोसिटी, किस स्पीड से आगे की ओर जा रहा है लीनियरली, उसको बोलेंगे लीनियरली स्पीड, लीनियर स्पीड, है ना, लीनियर वेलोसिटी। तो हमने आज इतना सब चीज़ देखा है। तो अगर हम इसके बाद अगर हम देखें, हमने एक वर्ड लिखा है, इस पर हम सभी वर्ड जानते हैं।
अगर हम इसमें आई को देखें, आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम पढ़ें तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब देखते हैं इसको, तो बताते हैं इसको एक साइड। लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप कैसे समझाया जाए आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके मोशन की प्रॉपर्टी होती है, जो उसके रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंज को अपोज करे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, आप उसमें उसके रोटेशन की प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड कम करना चाहते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। तो डायरेक्शन को आप चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, तो उस चेंज को अपोज कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे एक बस चल रही है, हम बोल इनर्शिया का मतलब होती है स्टेट, अवस्था, है ना। बस चल रहा है मतलब उसके पास कौन सा इनर्शिया होगा, उसके पास होगा आपका मूविंग इनर्शिया। मूविंग इनर्शिया मतलब कि ना वो चल रही है ना। अगर कोई बस खड़ी है उसका मतलब उसके पास कौन सी इनर्शिया होगा, उसके पास स्टेशनरी वाली इनर्शिया होगी, मतलब वो खड़ी है ना, खड़ी है। तो तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना। तब तक चलेगा जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। हम जो न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, तो ये वही इनर्शिया है, लेकिन हम इसमें मोमेंटम पढ़ते हैं। मोमेंटम मतलब रोटेशनल पढ़ते हैं, रोटेशनल मतलब टॉर्क पढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो हम पढ़ेंगे इसको, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन of an object by which it opposes, by which it opposes the change in by which it opposes the change in its motion. It is the property of rotational motion of an object by which it opposes a change in its motion. मोशन कैसा है उसका, रोटेशनल मोशन कैसा है, अगर हम इसको रोटेशनल मोशन लिख रहे हैं, कैसी किसकी प्रॉपर्टी है, रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये जो मोशन लिखे हमने ये रोटेशनल मोशन है ना। तो ये होता है, अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो ये मान लीजिए आपका एक एक्सिस है, ये क्या है आपका एक एक्सिस, और एक है पार्टिकल इसे आर डिस्टेंस पे, इस पार्टिकल का मास है एम, पार्टिकल का मास कितना है एम, और ये आर डिस्टेंस है, और आर डिस्टेंस की साइड में अब ये रोटेट हो रहा है, मतलब घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे। ये मान लीजिए क्या है, ये है आपका एक्सिस, ये क्या है आपका एक्सिस, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये गोल को ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके से। अगर बनाया जाए, समझाया जाए आपको, तो कुछ इस तरीके से ये घूम रहा है ना, ऊपर की ओर भी ऐसे घूमेगा, है ना। तो इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, तो इस तरीके से गोल घूमेगा। डायग्राम थोड़ा सही बनानी है, तो मान लीजिए कोई, इसको मत बनाइए, तो मान लीजिए कोई मास m है जो कि रोटेट हो रहा है इस तरह, ये क्या है एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये घूम रहा है। एक्सिस क्यों बनाया है, क्योंकि एक्सिस से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस मतलब ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, रोटेट हो रहा है ना, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। तो इसका जो इनर्शिया होगा, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर, क्या लिखते हैं एम आर स्क्वायर। मतलब जो इनर्शिया होती है मास पे डिपेंड करती है और उसके डिस्टेंस पे। इनर्शिया की वैल्यू अगर एम आर स्क्वायर है, इसका मतलब
इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता है और उसकी डिस्टेंस पे भी। मतलब एक बड़ी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा छोटी बॉडी की कंपेरिजन में, मतलब अगर एक ट्रक अगर मूवमेंट कर रही है तो उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, मतलब उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कार, क्योंकि क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।